हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अपने सिलेबस में एक नया ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट टेक्निक होती है जिसके द्वारा अपन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटेक्शन करते हैं। मीन्स अपन बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक through which we determine the structure of organic and inorganic compounds। लिख सकते हैं सिंपली डेफिनेशन, इट इज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इट इज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक through which we determine we determine the structure of organic and inorganic compounds। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन अपन जिस टेक्निक से करते हैं उस टेक्निक को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक होती है, काफी तरह की टेक्निक होती है। जैसे अपन बात करें, एनएमआर टेक्निक है, अपनी ईएसआर टेक्निक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एटसेट्रा। तो इन इन जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में, इनमें अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज होता है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें अपन बात करते हैं जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है अपना कि जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी बमबारी की जाती है। ठीक है, बाकी सभी प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है, और अलग अलग टेक्निक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी अलग अलग होती है। क्लियर है? बेसिकली अपन ये बात कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रेडिएशन है किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे मान लीजिए एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, तो वो एनएमआर की जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी को क्या कर लेता है, ट्रांसमिटेड कर देता है। ठीक है, बेसिकली फंडा होता है। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जो टेक्निक काम में ली जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का अपना टॉपिक रहेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके है। तो सबसे पहली चीज अपने को यहाँ से पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन से रीजाइन की आती है, उसका रीजाइन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस अपन यूज करते हैं, तो रेडियो वेव यहाँ पे अपन यूज करते हैं। मतलब एनएमआर टेक्निक है उसमें अपन रेडियो वेव का यूज किया जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, कंडीशंस। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर एनएमआर एक्टिव कंपाउंड्स। एनएमआर एक्टिव कौन से, मतलब कंडीशन क्या होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका न्यूक्लियर स्पिन जीरो से ज्यादा हो, जीरो नहीं हो, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका न्यूक्लियर स्पिन जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, वो सभी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो लिख सकते हैं न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई हुज हुज न्यूक्लियर स्पिन जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा आई से, इज नॉट जीरो। मतलब अपन बोल सकते हैं आई की वैल्यू जीरो से हमेशा ज्यादा होती है। जीरो से अगर ज्यादा होती है तो वो क्या होते हैं,
कैन गिव्स एनएमआर स्पेक्ट्रा, कैन गिव्स एनएमआर स्पेक्ट्रा। अपन एनएमआर स्पेक्ट्रा की सबसे पहले बात करते हैं। कोई भी स्पेक्ट्रा अपन पढ़ते हैं तो उसमें डिजाइन की बात करते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज होता है, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज होता है। दूसरी अपन बात करते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, तो अपन बात करते हैं जिसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो हमेशा क्या करते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। अब इसी तरह से अपन न्यूक्लियाई को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियाई देखिए बेसिक सी चीजें हैं। आज अपन इंस्ट्रूमेंटल जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, कल से अपन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूक्लियाई टू टाइप्स के न्यूक्लियाई होते हैं। एक को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, एक को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, और दूसरा अपना होता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई को अपन, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है अपना, इसको मैं और दूसरे नाम से बोल सकता हूं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। और नॉन मैग्नेटिक जो न्यूक्लियाई है इसको मैं बोल सकता हूं एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। ओके है। अब देखिए जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं या फिर जिसको अपन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या होता है, आई से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता है, मतलब 0 नहीं होता है। वो क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनका न्यूक्लियर स्पिन आई इज इक्वल टू 0 होता है, वो अपने लिए क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। और ऐसे न्यूक्लियाई को अपन बोल देंगे नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब देखिए जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है आई, इसकी वैल्यू कब तो 0 होती है और कब 0 से ज्यादा होती है। ठीक है, सिंपली अपन 0 वाला डाटा देख लेंगे। और 0 से ज्यादा कितनी होती है, 1 होती है, हाफ होती है, 3/2 होती है, ये भी अपने को समझना है, याद करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप एक पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ऐसे प्रोटॉन मान लो, न्यूक्लियाई मान लो, या फिर ऐसा एटम मान लो आप, तो जिनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों क्या हो, इवन हो, दोनों सम नंबर हो, इवन हो, देन वो हमेशा उनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। और ऐसे न्यूक्लियाई को अपन बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। तो अच्छा स्टेटमेंट है, याद करने की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। बोल सकता हूं मैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई हुज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर इवन, दोनों ही कैसे हो, इवन हो, बोथ आर इवन, दोनों ही इवन हो, हैव आई इज इक्वल टू 0, उन सभी के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा। एंड दे आर एनएमआर इनएक्टिव, या फिर दीज बोल सकता हूं मैं, एंड दीज आर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव। एंड दीज आर एनएमआर इनएक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास हीलियम का प्रोटो न्यूक्लियाई है, इसमें एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर इसका 4 है, दोनों इवन है, ये भी 4 ये 2 दोनों इवन नंबर में है, सब नंबर में है। ठीक है, कोई भी विषम नहीं है। ओके, जैसे कि कार्बन 12, जैसे कि अपना ऑक्सीजन 16, जैसे नियोन 20, मैग्नीशियम 24, एटसेट्रा।
ठीक है। इन सभी न्यूक्लियाई में अपन ये देख पा रहे हैं, इन सभी न्यूक्लियाई में जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है वो दोनों ही क्या अपने सम नंबर है, इवन नंबर में है। तो इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे जो भी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों इवन नंबर हो, देन वो क्या होंगे, जिनके लिए अपना आई की वैल्यू 0 होगी, और उनको अपन बोल देंगे एनएमआर, इनएक्टिव न्यूक्लियाई या फिर नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। बाकी इसके अलावा कुछ भी कंडीशंस हो, आई की वैल्यू 0 से ज्यादा ही रहेगी। अब ये जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, ये जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, इसको अपन फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई फर्दर टू टाइप से अपन क्लासिफाई पढ़ेंगे इसका। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नॉन क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई, नॉन क्वाड्रपॉल, नॉन क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई। एंड दूसरा इसका टाइप रहेगा क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई, क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई। देखिए जो क्वाड्रपॉल और नॉन क्वाड्र पोल न्यूक्लियाई की बात करेंगे यहाँ पे अपन, वो देखेंगे जिसके लिए जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना हो, अगर हाफ हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू हाफ हो, तो वो सभी क्या होंगे, नॉन क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई हो जाएगी। ठीक है, नॉन क्वाड्रपॉल न्यूक्लियाई होंगे। और इसके लिए आपको बेस्ट ये ध्यान रखना है, ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियाई होंगे अपना। एक तो होगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा अपना, ओके। एक होगा फ्लोराइड, एक कार्बन 13, ये फ्लोराइड अपना 19 हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन जिसको अपन बोलते हैं, कार्बन 13 हो जाएगा। एक अपना हो जाएगा फास्फोरस 50, सॉरी 31, 15 नंबर पे आता है, 31 इसका मास नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 6 और 15। ये HFCP, ये चार न्यूक्लियाई है जिनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोराइड, कार्बन एंड फास्फोरस। अब अपने दिमाग में आता है कि अपने को याद कैसे करेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत है, अपन ने आज तक भी मतलब जैसे अपन स्टार्टिंग अपन एजुकेशन की बात करें, अपन ने काफी सारी चीजें याद की है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, इनका बेस है, जब तक ये अपने को नहीं पता आगे अपन नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, एक लेवल तक के क्वेश्चन जो अपन कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की अपन क्या बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको टच करवाऊंगा। ठीक है, तो HFCP, ये चार न्यूक्लियाई है जिनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, दूसरी बात, क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, जिनके लिए आई की वैल्यू, जिनके लिए आई की वैल्यू अब हाफ से ज्यादा, मतलब हाफ से ज्यादा हो सकती है, या फिर आई की वैल्यू, या फिर आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई को अपन क्या बोल देंगे, क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई बोल देंगे। और इसके लिए जो भी अपने एग्जांपल्स होंगे, जो भी अपने एग्जांपल्स है, ये अपना हो जाएगा, एक तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 करना, ठीक है, ड्यूटेरियम हो जाएगा, डी लिख सकता हूं मैं इसको, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम बोल देंगे, यहाँ पे आप 1 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 1H1 कर लेना, ड्यूटेरियम हो गया। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को ड्यूटेरियम भी बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई है। दूसरा अपना बोरॉन हो जाएगा, ठीक है, बोरॉन 10, बोरॉन 11 हो जाएगा। इनके अलावा जितने भी होंगे, नाइट्रोजन 14 हो गया, क्लोरीन 35 हो गया, 37 क्लोरीन हो गया, एटसेट्रा। तो देखिए 3 तरह के न्यूक्लियाई अपन ने देखे। एक नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जिनके लिए आई इज इक्वल टू 0 होता है, उसको कैसे पहचान करना है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों इवन हो, सारे हो जाएंगे। फिर मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में क्वाड्रपोल एंड नॉन क्वाड्रपोल की बात करें, तो क्वाड्रपोल का पहचान कर लो आप, 4 को याद रखो, 4 को पकड़ के रखो। ठीक है, 4 को अपन पकड़ के रखेंगे। HFCP
अपने मोस्टली जो यूज होते हैं नाइट्रोजन भी होता है इसमें, ऐसे तो नाइट्रोजन 15 भी होता है, ठीक है। मोस्टली अपने यूज होते हैं वो अपन ने लिखे, इनके लिए हाफ होता है। तो 0 का मैटर क्लियर है, आई इज इक्वल टू हाफ का मैटर क्लियर है। बाकी जो भी बचेंगे वो क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई होंगे। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या क्या चीजें देखी गई थी उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं न्यूक्लियाई, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब इस तरह से राउंड शेप में होते हैं, एक स्फेयर के रूप में होते हैं। अब स्फेरिकल होते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन की अपन बात करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। चार्ज सेपरेशन कैसा होता है ऐसे न्यूक्लियाई में, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं चार्ज सेपरेशन, वो क्या होता है अपना, 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात, इनके जो न्यूक्लियाई है, इनके जो न्यूक्लियाई है, जो नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई है, इनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, शार्प स्पेक्ट्रा अपने को मिलता है। शार्प स्पेक्ट्रा अपने को मिलता है, शार्प सिग्नल अपने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि शार्प सिग्नल अपने को मिलेगा, इस तरह से शार्प सिग्नल अपने को मिलेगा, इस तरह से शार्प सिग्नल अपने को मिलेगा, ठीक है। ये जो होता है जो सिग्नल है, इसकी जो विड्थ होती है, फ्रीक्वेंसी जहां पे, ये लीजिए, तो इसको अपन बोलते हैं अपन डेल्टा न्यू, ठीक है। इस डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। देखिए अपन जानते हैं कि एक, चलिए इसके बाद में ऊपर बाद में आऊंगा वापस में। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई, तो ये क्या होते हैं अपने, नॉन स्फेरिकल होते हैं, नॉन स्फेरिकल होते हैं, नॉन स्फेरिकल। अब नॉन स्फेरिकल अपने एक प्रोलेट भी हो सकता है और एक ओबलेट भी हो सकता है, ठीक है। प्रोलेट या फिर ओबलेट आपने नाम सुने होंगे। और इसमें क्या होता है, नॉन स्फेरिकल प्रोलेट या फिर ओबलेट हो सकते हैं, या फिर डिस्क शेप जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के होंगे, या तो ऐसा होगा या फिर इस तरह का होगा, ठीक है। और इसके लिए जो चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन है ऐसे न्यूक्लियाई का, चार्ज सेपरेशन वो अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। दैट मीन्स EQ इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इस प्रकार के सिग्नल क्या होंगे, ब्रॉड सिग्नल होंगे। इस प्रकार के सिग्नल कैसे हैं, ब्रॉड सिग्नल आएंगे। और इनके लिए जो विड्थ है, जो फ्रीक्वेंसी है डेल्टा न्यू, ये इसका मान क्या होता है, लार्ज होता है। देखिए बड़ा मान है तभी ये ब्रॉड है, ब्रॉड सिग्नल है, ठीक है। ब्रॉड सिग्नल, डेल्टा न्यू का मान क्या है इसमें, लार्ज होता है, बड़ा होता है। और इसमें देखिए डेल्टा न्यू का मान बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसलिए ऐसे सिग्नल कौन से होते हैं अपने, शार्प सिग्नल होते हैं, ठीक है। अभी किसकी वजह से होता है, देखिए देखिए आगे आते हैं अपन। एक तो अपन नॉन क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई, नॉन क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई की बात करते हैं, ठीक है। और एक अपन क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई की बात करते हैं। ये लीजिए, ये दो तरह के सिग्नल है अपने पास, ठीक है। दो तरह के अपने पास सिग्नल है, ओके। इस सिग्नल में जो डेल्टा न्यू है वो क्या अपना स्मॉल है, और यहाँ पे जो डेल्टा न्यू है वो क्या है, लार्ज है। इसको बोल देंगे ब्रॉड सिग्नल, और ये हो जाएगा अपना शार्प सिग्नल। क्लियर है बात। अब ये किस वजह से होता है, देखिए अपन एक रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अपना, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। देखिए डेल्टा न्यू स्मॉल है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अपन बोल सकते हैं इस प्रकार के न्यूक्लियाई का जो स्पेक्ट्रा है, इसमें जो शार्प स्पेक्ट्रा अपने को मिलता है, ये किस वजह से मिलता है, बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज हाई, रिलैक्सेशन टाइम इज हाई। इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से ये जो डेल्टा न्यू की वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसके देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ओके। और इस वजह से क्या होता है कि ये सिग्नल शार्प सिग्नल अपने को मिलता है। और ये जो ब्रॉड मिलता है इसके लिए मैं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज स्मॉल। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये डेल्टा न्यू है, ये बड़ी वैल्यू हो जाती है और ब्रॉड सिग्नल अपने को मिलता है। बेसिक इंस्ट्रूमेंटली इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, जब वो ट्रांजिशन स्टार्ट करता है तो अपने हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब वो हाई एनर्जी लेवल में कितने टाइम तक वहां पे रुकता है, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल में कितने टाइम तक वो रुकता है उसी को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होता है उसके लिए स्पेक्ट्रा अपने को शार्प मिलता है, और जिसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या है कम है उसका सिग्नल अपने को ब्रॉड मिलता है। और ये किस किस में है, अपन नॉन क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई बात करते हैं और ये क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल अपन समझ गए, नॉन क्वार्टर न्यूक्लियाई का HFCP होता है जिसके लिए न्यूक्लियर स्पिन हाफ होता है, और जो क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई है उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन होता है वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, हाफ से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब हाफ से ज्यादा जितना भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे अपने क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब देखिए इसकी जनरल थ्योरी अपने को क्या कहती है, NMR स्पेक्ट्रा की थ्योरी क्या कहती है अपने को, जनरल थ्योरी ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। NMR की जनरल थ्योरी अपने को क्या कहती है, देखिए अपन एक बात करते हैं कि जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, जब न्यूक्लियाई पर अपन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, जब न्यूक्लियाई पर अपन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो जो न्यूक्लियाई है वो डिजनरेसी में रहता है, मतलब सेम एनर्जी में रहता है, स्प्लिट नहीं होता है। और जब भी अपन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो जो न्यूक्लियाई है उस वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई की जो एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, किस तरह से होते हैं चलिए इसको समझते हैं अपन। अपन बात करते हैं H1 न्यूक्लियाई की, H1 NMR की, ठीक है। तो ये H1 ये न्यूक्लियाई है, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियाई है, इसका स्पिन ये मान लीजिए इस तरह से इसका स्पिन हो रहा है, और यहाँ पे इसके एनर्जी लेवल्स है ये वाले, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल्स कब है, जब मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के है जीरो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के है जीरो है, तो ये ऐसे ही अपने डिजनरेसी में रहेंगे, मतलब स्प्लिट नहीं होंगे। और जैसे ही मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, जो एनर्जी लेवल्स है ये चेंज हो जाते हैं इस तरह से, मतलब स्प्लिट हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं। और इसकी प्रेजेंस में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने की प्रेजेंस में, एच नॉट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, HO जिसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई वो स्प्लिट हो जाता है, फर्दर स्प्लिट हो जाता है। और उनका स्पिन कैसे होता है, उसको स्पिन को अपन दिखा सकते हैं। उनका स्पिन होता है जैसे एक का स्पिन ऊपर की तरफ है तो दूसरे का स्पिन क्या है अपना नीचे की तरफ स्पिन होता है, ठीक है। स्पिन का डायरेक्शन जो भी आप रखो, जैसे मैंने इसका ये रख दिया, ठीक है, तो इसका मैं स्पिन का डायरेक्शन ये रख सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पिन कर रहा है, ठीक है। चलिए तो जनरल थ्योरी वापस रिपीट करता हूँ। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पे जब अपन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक न्यूक्लियर जो एनर्जी लेवल है डिजनरेटेड रहते हैं, ठीक है। मतलब डिजनरेटेड का मतलब सेम एनर्जी लेवल्स के रहते हैं। और जब मैं यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो न्यूक्लियाई के एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन कॉमन इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये अल्फा स्टेट है अपनी, ये है अपनी बीटा स्टेट, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन, अपनी मर्जी है। आप इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि अपन
जो कम एनर्जी का है उसको अपन कौन सा नाम दे रहे हैं। यहाँ पे बीटा अल्फा अपन दे रहे हैं, इसी से अपन चलेंगे आगे भी। अब ये जो स्प्लिट हो रहा है ये कितने में एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है। यहाँ पे अपन प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, H1 एनएमआर की बात कर रहे हैं। ये 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहा है। और जो स्प्लिटिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान रखेंगे। जो स्प्लिटिंग होते हैं सिग्नल एनएमआर के एनर्जी लेवल, वो होते हैं अपने 2I+1 फॉर्मूले से स्प्लिट होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए I की वैल्यू कितनी है, हाफ होती है। तो ये कितने में स्प्लिट होगा, 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा। ओके, और 2 एनर्जी लेवल कौन कौन से हो जाएंगे, एक बीटा है तो दूसरा अल्फा है। दोनों का स्पिन अपन ने एंटी स्पिन दिखाया, एक का ऊपर की तरफ दिखाया तो दूसरे का अपन नीचे की तरफ दिखाते हैं। क्लियर है, ओके बात यहाँ तक। इसका न्यूक्लियर स्पिन I=हाफ है। ये स्प्लिट हो जाता है 2 में, ठीक है। जब भी 2 में स्प्लिट होता है हाफ, तो एक तो होता है अपना प्लस हाफ और एक अपन बोल सकते हैं माइनस हाफ। इनके एनर्जी जो लेवल्स है, प्लस हाफ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, थ्योरी बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि जब तक अपन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक क्या होता है, एनर्जी लेवल डिजनरेटेड रहते हैं। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अपन लगाते हैं एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग किस बात पे डिपेंड करती है कि उसका जो आई की वैल्यू है वो कितनी होती है, न्यूक्लियर स्पिन का जो डाटा है वैल्यू है वो कितना होता है, ठीक है, उस बात पे ये डिपेंड करता है। और ये जो एनर्जी है, दोनों जो लेवल्स है उनके बीच की जो एनर्जी है, इसी को मैं बोलता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू जी बी एच नॉट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं जी बी एच नॉट। जहां पे अगर अपन बात करें कि एच नॉट अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जो बी होता है अपना, इसको अपन बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। और जी होता है, ये होता है न्यूक्लियर फैक्टर होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। लिख सकते हैं जी यूनिट लेस होता है, बी बोर मैग्नेटॉन होता है और एच नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। आगे मैं बात कर लूंगा यूनिट्स की भी सारी चीजें। चलिए, तो अपन ये देख रहे हैं कि जब लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में न्यूक्लियर रेजोनेंस करता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही अपना बेसिक मुद्दा रहता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यहाँ पे न्यूक्लियाई है और जब ये न्यूक्लियाई यहाँ पे अपर एनर्जी लेवल में आ जाता है तो इसके लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो अब्जॉर्व हो जाती है। ये जो एनर्जी अब्जॉर्व हो जाती है, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है अपने को, ये एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपन रेडियो वेव यूज कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, रेडियो वेव जब अपन डालते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, तो क्या होता है वो एक मतलब फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्व कर लेता है। मतलब जो भी न्यूक्लियाई होंगे वो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्व करेंगे और अपर लेवल में चले जाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्व करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने को रेडियो वेव से मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग टाइप की टेक्निक में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये एनर्जी मिलेगी, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब जो अपन कंडीशंस की बात कर रहे थे, जीमान जो ट्रांजिशन है, देखिए यहाँ पे जीमान ट्रांजिशन की अपन इसलिए बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, न्यूक्लियाई की जो स्प्लिटिंग हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियाई का जो स्प्लिट होना है, फर्दर स्प्लिट होना है, उसी को तो अपन जीमान स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। पढ़ के आए हो आप बचपन से कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई स्प्लिट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जीरो ही है यहाँ पे, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर स्प्लिट नहीं होता है। जैसे ही अपन अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियर स्प्लिटिंग हो जाती है और इसी को अपन जीमान स्प्लिटिंग बोल सकते हैं, जीमान ट्रांजिशन अपन इसको बोल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंडीशन है। न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी अपन देखें तो बहुत ही कारगर यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ, कंडीशन कंडीशन फॉर जीमान ट्रांजिशन, कंडीशन फॉर जीमान ट्रांजिशन।
देखिए क्या देखा अपन ने, न्यूक्लियाई है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टू एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, एक को मैं बीटा बोलता हूं तो दूसरे को अल्फा बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी डेल्टा ई है, दैट मीन्स जी बी एच नॉट। अब देखिए मेरे कहने का मुद्दा ये है कि जो एनर्जी लेवल्स है एनएमआर के, जो एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो रहे हैं, और स्प्लिट हो रहे एक बीटा स्टेट में, यहाँ पे भी कुछ न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, और वो न्यूक्लियाई एनर्जी को अब्जॉर्व करके कहाँ पे चले जाएंगे, अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे इन न्यूक्लियाई की जो पॉपुलेशन है इसको मैं बोल दूंगा एन अल्फा। ओके, और बीटा स्टेट पे जो न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन है उसको मैं बोल दूंगा एन बीटा। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, एन अल्फा अपॉन एन बीटा ये क्या है अपना, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इज लेस देन वन। ये क्या होती है, मस्ट फॉर न्यूक्लियर रेजोनेंस। ये किसके लिए, न्यूक्लियर रेजोनेंस की मस्ट कंडीशन है, मस्ट मस्ट फॉर न्यूक्लियर रेजोनेंस। और न्यूक्लियर रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग्स क्या है यहाँ पे, कि एक न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, वो एनर्जी को गेन करके एब्जॉर्व करके अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है, इसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेजोनेंस के लिए क्या चीज जरूरी है, इस रेजोनेंस के लिए स्टूडेंट यही चीज जरूरी है कि जो एन अल्फा है, देखिए सपोज कीजिए एन अल्फा अपना 3 है, यहाँ पे 3 दिखाया मैंने समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे 3 है। ओके, मैं इसको 2 मानू, इसको कितना मानते हैं अपन, 2 ही मानते हैं। ओके, और यहाँ पे कितने, 3 है, तो ऊपर 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। 2/3 तो कितना आ जाएगा अपना, 0.6 आ जाएगा, तो 1 से कम है, 1 से कम हो गया, तभी तो देखिए तीसरा यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है मेरा मुद्दा? अब देखिए अगर ये तीसरा यहाँ पे चला गया, स्टूडेंट समझ में, तीसरा यहाँ पे चला गया तो एन अल्फा कितना हो गया, 3 हो गया, और एन बीटा यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने अपने, जैसे मान लीजिए अपना 3 ही है। ठीक है, या फिर यहाँ पे तीसरा ऊपर चला जाएगा तो 2 है यहाँ पे, तो कितनी डाटा जाएंगे अपना, 1.5 आ जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। देखिए वापिस मैं आपको इस चीज को क्लियर करा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे जो एन बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे बीटा स्टेट में, बीटा स्टेट में न्यूक्लियाई के नंबर्स कितने हैं, और एन अल्फा का मतलब अल्फा स्टेट में, अल्फा एनर्जी लेवल में न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूक्लियाई था, एक न्यूक्लियाई था, तो वो न्यूक्लियाई, और यहाँ पे क्या है अभी जीरो जीरो न्यूक्लियाई है, तो अपन एक न्यूक्लियाई और दो न्यूक्लियाई, जीरो न्यूक्लियाई की बात करें। ठीक है, तो देखिए 0/1, तो इसका मीनिंग कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, तभी तो ये न्यूक्लियाई यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा, तभी तो ये न्यूक्लियाई यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए, सपोज कीजिए ये जो न्यूक्लियाई है ये ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1 आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगी। क्या अब वापस रेजोनेंस होगा क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही नहीं बचे, न्यूक्लियाई नहीं बचे, और इसके लिए एन अल्फा अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, तो ऐसी कंडीशन अपने को नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन होगी तभी रेजोनेंस होगा। ठीक है, क्लियर है मेरा डाटा, क्लियर है मेरा मीनिंग्स? तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये मस्ट कंडीशन होनी चाहिए, एन अल्फा बाई एन बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है मुद्दा यहाँ तक? ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अपना, कि जो एन है पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शनल ई बाई के टी, ई बाई के टी, या फिर n2/n1, n2/n1 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई के टी। एक ये संबंध अपने को ध्यान रखना है। मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन अपनी इसकी ये है, बहुत ज्यादा यहाँ से चीजें अपने को निकल के आती है। देखिए इसका मीनिंग्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 2 न्यूक्लियाई है, दोनों को
मतलब इस बात पे डिपेंड करेगा एक पॉपुलेशन। तो अगर दो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला अपने को फॉर्मूला मिल जाता है। यहां से मान लीजिए जो डेल्टा ई है, अगर ये डेल्टा ई ज्यादा हो, अगर ये डेल्टा ई ज्यादा हो तो N2/N1 इसका रेशियो क्या होगा, कम होगा। और पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा, कम आएगा। मेरा देसी मीनिंग्स यही है कि जो नीचे की पॉपुलेशन है, नीचे की एन बीटा वाली, नीचे की पॉपुलेशन ऊपर की पॉपुलेशन से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी न्यूक्लियाई ट्रांजिशन करेगा, तभी न्यूक्लियाई रेजोनेंस करेगा। क्लियर है मुद्दा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। जीमान ट्रांजिशन के लिए या फिर न्यूक्लियर रेजोनेंस के लिए आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो नीचे का जो लेवल है, बीटा लेवल जिसको अपन बोलते हैं, जिसकी पॉपुलेशन एन बीटा है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, एन अल्फा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है, इफ एन अल्फा अपॉन एन बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन अपन क्या बोलेंगे, देन नो रेजोनेंस। मतलब न्यूक्लियाई का रेजोनेंस नहीं होगा, न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे, अपन ने क्या चीज देखी, एन बीटा एन एल, यहां पे कोई न्यूक्लियाई है अपना, ओके, ये न्यूक्लियाई है अपना, ये न्यूक्लियाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को मैं बोलता हूं, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस बोलते हैं। ओके है। अब क्या होगा, एन बीटा और ये एन अल्फा, एन अल्फा, अल्फा स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये न्यूक्लियर यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस के बाद में जो अल्फा स्टेट है वहां पे न्यूक्लियाई आ जाएंगे और बीटा स्टेट में न्यूक्लियाई खत्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियाई जो रेजोनेंस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये जो डेल्टा ई है, GbH0, ये एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये न्यूक्लियाई वापिस इस लेवल में आने के लिए एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब इसको बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, रिलीज करते हैं अपर लेवल के न्यूक्लियाई, हाई लेवल के न्यूक्लियाई, हाई लेवल के न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और किस में आ जाते हैं, लो लेवल में आ जाते हैं। और इस फिनोमिना को मैं बोलता हूं, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब ये कितनी टाइम तक यहाँ पे रहता है, ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियाई है कितने टाइम तक अपर लेवल में रहता है, इस टाइम को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ओके है बात यहां तक। अब क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपर लेवल में चला गया, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। फिर अपर लेवल का न्यूक्लियाई एनर्जी को रिलीज करके नीचे वाले लेवल में आ गया। एक बार रेजोनेंस और एक बार रिलैक्सेशन, इसको अपन बोलते हैं वन स्कैन बोलते हैं, एक स्कैन बोलते हैं। मतलब एक बार रेजोनेंस हुआ, फिर वो न्यूक्लियाई वापस नीचे वाले लेवल में आ गया, रिलैक्सेशन हुआ, इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्कैन। और फिर से अगर रेजोनेंस हुआ, फिर से रिलैक्सेशन हुआ, 2 स्कैन हो जाएंगे, फिर से रेजोनेंस, फिर से रिलैक्सेशन, 3 स्कैन होते हैं। तभी तो देखते अपन बोलते हैं कि अपन बार बार रेजोनेंस एंड रिलैक्सेशन करवाने से, बार बार स्कैन करने से, स्कैन का मीनिंग यही हो गया, रेजोनेंस एंड रिलैक्सेशन, बार बार स्कैन करने से जो अपना सिग्नल है वो अपने को अच्छा दिखाई देता है। अगर सिग्नल अच्छा नहीं है दैट मीन्स स्कैनिंग कम हुई है, और स्कैनिंग का मीनिंग्स क्या हो जाएगा,
रेजोनेंस रिलैक्सेशन, रेजोनेंस रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है बात? तो स्कैन, आपको पूछे स्कैन क्या है, तो वन टाइम रेजोनेंस एंड वन टाइम रिलैक्सेशन, दिस प्रोसेस combinedly one scan called combinedly one scan। अब जितना ज्यादा स्कैन करेंगे उतना ज्यादा अपने को स्पेक्ट्रा अच्छा दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? अब ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रहा है, ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इसमें ये जो न्यूक्लियाई है, रिलैक्सेशन प्रोसेस में न्यूक्लियाई जो एनर्जी का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी को। ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो कई बार तो क्या होता है कि ये एनर्जी लेटिस को दे दी जाती है। लेटिस मैं बोल सकता हूं, जो भी अपना जो ट्यूब है, जो सैंपल ट्यूब है अपनी, जिसमें अपन सैंपलिंग करते हैं, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने भी देखे होंगे पीजी के, अगर आपने किया अच्छे से, तो ट्यूब होती है उसमें, सैंपलिंग ट्यूब बोलते हैं, सैंपल डालते हैं, फिर उससे अपन मतलब कुछ इस तरह से सैंपल ट्यूब होगी, और यहाँ से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। तो ये जो सैंपल ट्यूब में जो न्यूक्लियाई का जो रेजोनेंस हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ये रिलैक्सेशन से जो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो या तो सैंपल ट्यूब को दे देते हैं, या फिर इस एनर्जी को अपने ही प्रोटॉन को दे देते हैं। लिखना आप, एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक्साइटेड न्यूक्लियाई क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे अगर किसको दे दें, लेटिस को दे दे, लेटिस मतलब सैंपल को दे दे। अब सैंपल में सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। अगर सैंपल को दे देता है, तो इसको मैं बोलता हूं स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन, स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन। और अगर एक्साइटेड न्यूक्लियाई एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको किसको दे देते हैं, प्रोटॉन को दे देते हैं, अपने ही प्रोटॉन को दे देते हैं, तो उसको मैं बोलता हूं यहाँ पे स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। दोनों मीनिंग समझना, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। क्लियर है मुद्दा? मैंने आपको बोला है कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ एन बी हमेशा ज्यादा होगा पॉपुलेशन ऑफ एन अल्फा से। मतलब ये कंडीशन होगी एन अल्फा अपॉन एन बीटा इज लेस देन 1। और अगर ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं, न्यूक्लियाई वापस अपने निचले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और यही जो एनर्जी होती है कई बार तो लेटिस को ही दे दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन। और कई बार ये जो एनर्जी है प्रोटॉन्स को, अपने ही प्रोटॉन को दे दी जाती है, जिसमें जो सैंपल होता है, जिस भी अपन प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। और जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है, यही जो सिग्नल है उसकी ब्रॉडनेस को डिसाइड करता है। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या काम करता है, सिग्नल की ब्रॉडनेस को डिसाइड करता है, सिग्नल ब्रॉडनेस को डिसाइड करता है कि सिग्नल कितना ब्रॉड होगा, कितना शार्प होगा, ये डिसाइड करता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तभी देखिए मैंने आपको ये बोला था कि जिसका रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होता है, जिसका रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होता है, वो उतना ही शार्प स्पेक्ट्रा होता है, और जिसका रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है। क्लियर है मुद्दा यहां तक? अब बात आ जाती है कई बार एक्सेस पॉपुलेशन। चलिए, एक्सेस पॉपुलेशन,
अपन ने स्टूडेंट देखा है एन अल्फा अपॉन एन बीटा इज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल की पावर डेल्टा ई अपॉन के टी। ओके, अब मैं बात करता हूं, बोल्ट्जमान पॉपुलेशन भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। बोल्ट्जमान पॉपुलेशन, जो एक्सेस पॉपुलेशन होती है बोल्ट्जमान पॉपुलेशन बोलते हैं। तो देखिए, बीटा स्टेट अल्फा स्टेट, ये जो एनर्जी है इसी को अपन क्या बोल के आए हैं, जीबी एच नोट। और ये जो जीबी है ये होता है अपना गामा एच क्रॉस, इसके इक्वल होता है। देखिए न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं, खूब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लगातार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। चर्चा करेंगे आपको क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो गामा एच क्रॉस के इक्वल होता है, गामा एच क्रॉस के इक्वल होता है मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो। गामा को अपन बोलते हैं मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो, मैग्नेटोगायरिक रेशियो। और एच क्रॉस को अपन सब जानते हैं एच अपॉन 2 पाई। एच क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो गामा एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से ये जो संबंध अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, गामा एच एच नोट अपॉन 2 पाई। ओके है, ये डाटा जब अपन कहां पे रखेंगे, यहां पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना एन एल्फा अपॉन एन बीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा एच एच नोट अपॉन 2 पाई के टी। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एन एल्फा अपॉन एन बीटा इज इक्वल टू 1 - गामा एच एच नॉट अपॉन 2 पाई के टी। इस पूरे का मान, इस पूरे का मान एक के कंपैरिजन में बहुत कम हो, इसका मान 1 के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है, बहुत कम मतलब एक से कोई फर्क नहीं पड़ना है, और उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉपुलेशन बोलते हैं। भाई अपन ने क्या देखा है, अपन ने ये देखा है एन अल्फा अपॉन एन बीटा इज लेस देन 1, एक से कम होना चाहिए डिमांड ट्रांजिशन के लिए। और अपन ये बोल रहे हैं अगर इसकी वैल्यू एन अल्फा अपॉन एन बीटा इसकी अगर 1 हो तो पॉपुलेशन सेम है। एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी लेवल एंड लो एनर्जी लेवल की, और इससे थोड़ा सा कम मतलब बहुत थोड़ा सा कम, अगर ये वैल्यू बहुत थोड़ी सी कम अगर अपन माने तो इसको अपन इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं। क्लियर है, चले आगे देखिए। हाँ जी, जीबान लेवल अपन ने देखे, यहीं पे मैं आपको समझाऊं जीबान लेवल। एक लेवल ये रहा, दूसरा लेवल ये रहा, इसकी एनर्जी +½ और इसको मैं बोल सकता हूं -½ और ये एनर्जी अपने लिए क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीबी एच नोट इज इक्वल टू गामा एच एच नोट अपॉन 2 पाई। ये जीबी एच नोट है, इस एनर्जी का डिफरेंस जीबी एच नोट है। तो इस एनर्जी का, इस लेवल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस लेवल की एनर्जी कितनी हो जाएगी अपनी, E+½ हो जाएगी। और इसको मैं बोल दूंगा -1/2 जीबी एच नोट।
ओके, इसको मैं बोल दूंगा E माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये माइनस है इज इक्वल टू 1/2 GBH0। मतलब ये एनर्जी मान लीजिए इसका पेरी सेंटर है, तो GBH0 से इतनी एनर्जी कम है, माइनस में लिख दिया। GBH0 से इतनी एनर्जी ज्यादा है, प्लस में लिख दिया मैंने डाटा। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे, अब बात करते हैं अपन सिलेक्शन रूल की। बात करते हैं सिलेक्शन रूल फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां का जो न्यूक्लियाई है यहां पे ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जिसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है, प्लस हाफ माइनस हाफ। और यहां पे ये कब पॉसिबल होगा, जब इसको मैं बोलता हूं एम आई, भाई आई स्प्लिट हो रहा है किसमें, एम आई में स्प्लिट हो रहा है, तो डेल्टा एम आई है इज इक्वल टू +-1। वापिस समझ रहा मुद्दा, ये न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ जाएगा और ये न्यूक्लियाई नीचे की तरफ भी आ सकता है। यही तो होता है रेजोनेंस रिलैक्सेशन। और ये कब पॉसिबल होगा, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, हाफ एंड माइनस हाफ। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा हाफ 1 हो गया, और नीचे वाला ऊपर की तरफ आएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा 1 हो गया, और ऊपर वाला नीचे की तरफ जाएगा -1 हो गया, तो +-1। ये इसका सिलेक्शन रूल होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू +-1। अब चलिए अपन किस तरह से यहाँ पे मेथडोलॉजी में यहाँ पे क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं, सबसे अपन बारी बारी से डाटा लिखते हैं। अपन ने देखा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट इज इक्वल टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई। ये एक रिलेशनशिप अपन ने देखी, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, रेजोनेंस एनर्जी जिसको बोल सकते हैं। ओके, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका डाटा दे रखे अपने को मेगा हर्ट्ज में, मोस्टली मेगा हर्ट्ज यूज कर सकते हैं अपन। न्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा यहां से GBH0 अपॉन एच, और इसको ही मैं बोल सकता हूं गामा H0 अपॉन 2 पाई। तो जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो अपने को कौन से फॉर्मूले ध्यान आने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। होता क्या, बिल्कुल सिंपल सा, अपने को जी की वैल्यू दे दी, बीटा की वैल्यू दे दी, नहीं भी दे के रखेंगे तो अपन याद करेंगे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने को पूछ ली। ओके है, चलिए आगे चले। एक अपने को इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है जो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ जी, अब अपने को क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप में अपने को क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करवाएंगे। और कंडीशन क्या क्या अप्लाई करवा सकते हैं, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे। आपको कंडीशन अप्लाई करवा सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन आपसे अप्लाई करा सकते हैं कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है H0, ये क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फॉर 2 न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनल की बात करूं, जी के प्रोपोर्शनल, या फिर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा,
न्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल गामा के। ओके, तो न्यू वन ये न्यू टू मान लो। ओके है, न्यू वन न्यू टू। अब कैसा भी न्यूक्लियाई हो, हाइड्रोजन का हो कार्बन का हो, मान लीजिए न्यू वन हाइड्रोजन के लिए मान रहे हैं, तो न्यू टू अपन कार्बन के लिए भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं आप। अपन मान लीजिए न्यूक्लियाई किसकी बात करें, कौन कौन से न्यूक्लियाई की बात करें यहाँ पे। एक बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई एंड दूसरा कार्बन 13 का न्यूक्लियाई। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मान लीजिए, तो ये मान लीजिए आप कार्बन। ओके, चले आगे। इज इक्वल टू, देखिए जी के प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा जी हाइड्रोजन अपॉन जी कार्बन। कार्बन कौन सा, कार्बन 13 है, कार्बन 12 तो देता ही नहीं है ना मान। इज इक्वल टू गामा एच अपॉन गामा कार्बन। क्या ये रिलेशनशिप बता सकते हैं अपन। बस इसी तरह से अपने को टाइम पास के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो न्यूक्लियाई अपने को देंगे सैंपलिंग में, दोनों न्यूक्लियाई के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। कोई भी तीन डाटा अपने को दे देंगे, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, या फिर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, ये इक्वल होते हैं। और ये कहां से अपन ने निकाला है, इस इक्वेशन से। दूसरी कंडीशन अपने को ये दे सकते हैं, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है न्यू, इफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज कांस्टेंट फॉर टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशनशिप मिलेगी अपने को, देखिए अपने को रिलेशनशिप मिलेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं बात करूं गामा एच नॉट, ये भी क्या हो जाता है अपना, कांस्टेंट हो जाता है। गामा इज इक्वल टू 1/h0 हो जाता है। भाई देखिए यहां से आप देखिए, यहां से देखिए एक रिलेशनशिप क्या है, न्यू इज इक्वल टू गामा H0/2 पाई। ठीक है, गामा H0 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये लिख सकता हूं मैं। अब गामा इज इक्वल टू 1/H0 हो जाएगा। अब यहां से अपने को क्या रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, चलिए H0 हाइड्रोजन के लिए अपॉन H0 कार्बन के लिए इज इक्वल टू गामा, यहाँ पे कार्बन होगा 30 अपॉन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये इसके रिवर्स है बिल्कुल। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या अपना गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन H0, और H0 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं जो G है ये कार्बन का आएगा ऊपर और नीचे आएगा हाइड्रोजन का। कौन सी कंडीशन अपने को अप्लाई कर रखी है, उस कंडीशन से अपन यहाँ पे फॉर्मूले डिसाइड कर ले। मेन मुद्दा यहाँ से निकल के आता है, थोड़ा सा मैथमेटिकली है, फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूं कि यहाँ पे जी क्या है, गामा क्या है, इन चीजों की चर्चा करना, ताकि अपना जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पे दिक्कत नहीं आए। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं जी वैल्यू। जी क्या अपना न्यूक्लियर फैक्टर, न्यूक्लियर जी फैक्टर कैसे पहचान करोगे, यूनिट लेस डाटा जो होता है, यूनिट लेस डाटा जो होता है, मान कितना होता है इसका। हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के लिए जी की वैल्यू होती है 5.58 पाई। ध्यान रखना ये वैल्यू आपको दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। 5.58
5। दूसरा मैं बात करता हूँ बीटा की। अच्छा, बीटा भी बोल सकते हैं इसको, बीटा एन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको म्यू एन भी बोल सकते हैं। सारी चीजें सेम है भाई। और जो बीटा होता है इसको बोलता हूं मैं न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। और इसकी वैल्यू होती है अपनी 5.05 इंटू 10 की पावर 27 जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। चलते आगे, एक पर बात करते हैं गामा की। तो गामा क्या है? मैग्नेटोगायरिक रेशियो, मैग्नेटोगायरिक रेशियो। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना म्यू अपॉन एच क्रॉस, या फिर इसको पर बोल सकते हैं गामा इज इक्वल टू जीबीआई। यही तो बोलते हैं, क्योंकि जीबी को मैं क्या बोलता हूं? गामा एच क्रॉस। जीबी को क्या बोलते हैं? गामा एच क्रॉस। तो वही बात आएगी। चलिए, सॉरी, यहाँ पे म्यू को क्या अपना म्यू, ठीक है। जीबी को अपन क्या बोलते हैं? गामा एच क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन गामा एच क्रॉस आई बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है अपनी, अपन यूज करते हैं क्या क्या यहाँ पे अपने को चीजें पूछी जा सकती है, क्या क्या अपन ने यहाँ पे देखा। अब देखिए कौन कौन से फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। बस केवल इतना ध्यान रखना, सारे न्यूमेरिकल्स एनएमआर के स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमने हैं। आपको म्यू पूछ लिया, जी दे दिया, बी दे दिया, एच नॉट दे दिया, एच दे दिया। प्लांक कांस्टेंट होता है, क्या दे देंगे? एच को 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, चलिए, तो ये बात हुई अपने थ्योरेटिकल पोर्शंस की। कौन सी चीज आपको दे सकते हैं, कौन सी आपको पूछ सकते हैं, केवल इनके इर्द गिर्द आपको चीजें घूमेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स है, आपको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।